दोस्तों, आज एक खबर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, बहुत ही ज़्यादा वायरल है कि शरद पवार के घर पे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स मिलने गए हैं। ये खबर सुनते ही सारे अखबार, सारे न्यूज़ चैनल्स ये दिखाने लगे। तो इसका मतलब हम क्या समझे? क्या तीसरा मोर्चा फिर से एक्टिव होने वाला है या फिर कुछ और चल रहा है शरद पवार के दिमाग में? क्या ममता बनर्जी और शरद पवार अलग हो गए हैं या फिर दोनों साथ में मिलकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले हैं? ये सब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज की खबर डिटेल में बताने से पहले एक बार थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहूँगा। ये बात है 1989 की, जब राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार इतनी स्ट्रांग थी कि कोई भी ऑपोजिशन उनके आसपास नहीं थी, उनको हराने का सोच भी नहीं सकती थी। तभी राजीव गांधी की पार्टी में, खुद की पार्टी में फूट पड़ गई और वीपी सिंह अलग हो गए राजीव गांधी से। वीपी सिंह ने उसके बाद जनता दल का गठन किया और जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी उन सबको अपने साथ मिला लिया। इसके बाद जनता दल एक स्ट्रांग पार्टी बन गई। ये जो मोर्चा बना, इसका अध्यक्ष बनाया गया एनटी रामाराव को और कन्वेनर बने वीपी सिंह। इसके बाद इलेक्शन हुआ और बाहर से बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज़ ने भी जनता दल का समर्थन किया, जिसके बाद वीपी सिंह जीत गए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि वीपी सिंह की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि एलके आडवाणी गिरफ्तार हो चुके थे और जिसकी वजह से बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसका फ़ायदा उठा के कांग्रेस ने जनता दल में फूट डाल दी और चंद्रशेखर को बाहर से समर्थन देके प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि वैसा ही कुछ अब भी हो रहा है। शरद पवार के घर में मीटिंग तो हुई सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पर इसका आह्वान किसने किया था? इसका आह्वान किया राष्ट्रमंच ने। उस समय भी एक राष्ट्रमंच था जिसने कि सबको एक साथ मिलाया था। अभी भी एक राष्ट्रमंच है। ये माना जा रहा है कि जो कन्वेनर है, यानी उस समय के वीपी सिंह है, वो आज की ममता बनर्जी है और जो अध्यक्ष है, जो एनटी रामाराव थे, वो शरद पवार है। तो आखिरकार ये राष्ट्रमंच है क्या? दरअसल राष्ट्रमंच कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का आइडिया है। उन्होंने अपने साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बड़े लीडर्स को इकट्ठा किया और राष्ट्रमंच फॉर्म किया। पर राष्ट्रमंच के जो मेन मेंबर्स हैं, जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं। वो लोग कुछ सेक्टर से है, जैसे कि जर्नलिज्म से है, राइटर्स है, पोइट्स है और भी बड़े बड़े जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिनका कोई नाता नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है, वो लोग इसके मेंबर्स हैं। तो आखिरकार ये राष्ट्रमंच करती क्या है, इनका काम क्या है और क्यों फॉर्म किया गया है? दरअसल 2018 में ऑफिशियली राष्ट्रमंच लॉन्च हुआ और इसका मेन काम है कि जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका ग्रुप बना के सरकार के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनको आइडियाज़ शेयर करने का मौका दिया जाए। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रमंच को। मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार ने जर्नलिस्टों के खिलाफ़ कोई एक पॉलिसी बनाई जो कि जर्नलिस्टों को पसंद नहीं आई, तो राष्ट्रमंच में जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो लोग इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं। या फिर कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ जो कि इंटेलेक्चुअल लोगों को पसंद नहीं आती, तो राष्ट्रमंच उसका विरोध करती है, क्योंकि राष्ट्रमंच में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठे हुए हैं, उसके मेंबर्स हैं। जैसे कि सीएए और एनआरसी में राष्ट्रमंच ने एक बहुत भूमिका निभाई थी। फार्मर प्रोटेस्ट में भी राष्ट्रमंच ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और भी पूरे देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट में भूमिका निभाती है राष्ट्रमंच। तो मंगलवार को जो मीटिंग हुई उसका क्या महत्व निकाला जाए? उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक तो राष्ट्रमंच ने मीटिंग का आह्वान किया और शरद पवार ने इसका अप्रूवल दिया। शरद पवार ने मान लिया और उन्होंने अपने घर पे मीटिंग रखा। इससे ये पता लगता है कि शरद पवार भी अब बिल्कुल साथ है और तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया और तीसरा मोर्चा एक मैसेज देना चाहती है कांग्रेस को कि अब उसमें लीडरशिप की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं है। कांग्रेस अब लीडर नहीं बन सकती। अब तीसरा एक मोर्चा बनेगा जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही कोई लेना देना नहीं होगा उनका।
इससे पहले वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने सारे ऑपोजिशन लीडर्स को चिट्ठी लिख के उनको बोला था कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हो और ममता बनर्जी के लिए ट्वीट करे या फिर एक मैसेज दे जनता को। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और भी बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और सब ने उनकी बात मानी भी थी। यानी ममता बनर्जी और कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ शरद पवार और जो राष्ट्र मोर्चा है उनके साथ खड़ी दिख रही है। अब दोस्तों इसमें एक और ट्विस्ट है, इसमें प्रशांत किशोर का भी रोल है। अब आप पूछ रहे प्रशांत किशोर इसमें कहाँ से आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मंगलवार को मीटिंग हुई, इससे पहले करीब करीब एक हफ्ते में 2 बार प्रशांत किशोर शरद पवार से मिल चुके हैं। क्या डिस्कशन हुआ ये तो खैर किसी को नहीं पता, बट 2 बार प्रशांत किशोर शरद पवार से मीटिंग कर चुके हैं। और उसके बाद ही जिस दिन प्रशांत किशोर शरद पवार से सेकंड टाइम मिले, उसके अगले दिन ही शरद पवार ने ये जो राष्ट्रमंच है इनकी बात मान के मीटिंग कर ली अपने ही घर पे। तो प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं मौजूद है इस तीसरे मोर्चे में और बहुत बड़ी भूमिका है उनकी भी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे बीजेपी इलेक्शन लड़ी है, बीजेपी के अगेंस्ट दिखे हैं प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है, ज़्यादातर जगह पे बीजेपी को हरा दिया है। तो दोस्तों ये जो मीटिंग हुई इस पे आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी मेरे से कोई सवाल हो, मेरे से कोई प्रश्न हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक आपको दे रखा है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।